हेलो बच्चों। और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने जेई मेन 2021 फरवरी एडिशन में जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे उसमें से क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सीरीज के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अब बचा हुआ है बाइनोमियल पी एंड सी, और हमने इसी में ना बेसिक प्रोबेबिलिटी यानी जो क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी है उसको भी काउंट कर लिया है। तो आज हम केवल इन 3 टॉपिक्स के, वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो हम ज्यादा थ्योरी की रिकैप करेंगे और उसके आसपास की थ्योरी आपके लिए जरूर यहां पर हम बताएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सब तो हो गया है। क्या करना है? बाइनोमियल थ्योरम, पी एंड सी, प्रोबेबिलिटी यानी अलजेब्रा क्लास 11th का रिमेनिंग पार्ट्स। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे ये एक क्वेश्चन आया था x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24। देखो दो तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एक होता है सम ऑफ द नंबर्स। तो इसमें देखो आपको क्या कंसेप्ट में याद रखना है। देखो कंसेप्ट में क्या याद रखना है, फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यदि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों, है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशन पूछा जा सकता है या नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। तो नॉन निगेटिव यानी 0 से शुरू होगा, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, है ना। जैसे इसमें आपको क्या याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 यदि प्लस में है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स r है और लाना n है। लाना क्या है? n। तो इसमें यदि एक केस हमने लिया कि xi सपोज 0 से शुरू होके n तक जा रहा है, n से कम तक जाएगा तो हमें डेरिवेशन लगाना होगा। जनरली जेई मेन में n तक ही जाता है। ठीक है, कभी कभी n से कम भी चला जाता है, n से ज्यादा तो जाएगा नहीं, अदरवाइज निगेटिव होने लगेगा, है ना। तो ये यदि है तो इस केस में यानी नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। 0 से शुरू हो रहा है ना, इस वजह से नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो जब ये वाला है नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो आपका फॉर्मूला याद रखना है इसमें। ठीक है, तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 याद रहेगा, जहां r नंबर ऑफ टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में, डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स होने चाहिए। n तो टोटल जो लाना है वो है। यदि हम इसको दूसरे कलर में लिखें कि यदि xi 1 से n तक लेना है, 1 से n तक यानी 1 से शुरू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो ये यदि देखना है तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस में फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, केवल ऊपर से r हट जाएगा यानी n माइनस 1 सी r माइनस 1। तो ये तो समेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये एक याद रखना है आपको। यदि प्रोडक्ट में दिया हुआ रहेगा तो इसको या तो छोटा मोटा नंबर है, जैसे यहाँ 24 है, ज्यादा वाला नंबर तो है नहीं, यदि छोटा नंबर है तो हम उसको पार्ट वाइज में करेंगे, ज्यादा नंबर है तो हम उसको प्राइम नंबर के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक मेथड ये है एक्स वाई इंटू जेड जो 24 दिया हुआ है बच्चों, तो 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो 24 का मतलब हो गया, एक इसका क्या, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना। x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल भी हो सकता है, दिया हुआ नहीं है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, यानी इक्वल भी हो सकता है। तो हम इसको 1 1 24 में लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, 1 2 12 में लिख सकते हैं, है ना। ये अच्छे से ध्यान देना है। फिर 1 3 8 में लिख सकते हैं, 1 4 6 में लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो, 1 का काम तो खत्म हो गया, 2 2 6 लिख सकते हो, और 2 3 4 लिख सकते हो। और कुछ लिख सकते हो क्या? देखो यदि इस केस में छूट गया बच्चों कुछ, यदि छूट गया तो आंसर गलत आ जाएगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो अब देखो यदि ये वाला है तो ये कितने तरीके से होगा, आपस में
एक्स वाई जेड इंटरचेंज भी कर सकता है ना, तो 3, 3 लोग हैं जिसमें 2 अलाइक है, तो 3 हो गया। ये कितना हो गया, कोई अलाइक नहीं है यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6 हो गया। ये आ गया आपका 3 फैक्टोरियल यानी 6, 3 फैक्टोरियल यानी 6। फिर 2 अलाइक हैं, जो अलाइक होते हैं उससे डिवाइड कर देना है, ये तो जानते हो बेसिक में, है ना। अब इन सभी को ऐड कर दो, तो टोटल ऐड करने से कितना आ गया, टोटल इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 30 वेज, यानी आंसर आ गया 30। तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों। अब यदि इसके जगह पर 24 के जगह पर कोई ज्यादा बड़ा नंबर होता, इससे ज्यादा साइज का नंबर होता, तो हम कैसे करते, उसको प्राइम के एक्सपोनेंट में लिख लेंगे। हमेशा रूल तो यही चलता है बच्चों, प्राइम के एक्सपोनेंट में लिखना है, ठीक है। जैसे यदि हम इसको और आगे देखें, ठीक है, लाइक मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे अब एक्स वाई जेड हम ले लिए, ठीक है, एक्स वाई जेड हम ले लिए, कोई भी नंबर और ले लेते हैं जिसको प्राइम के एक्सपोनेंट में लिखा हुआ रह सकता है ना। तो हम इसको ले लेते हैं, चलो 9600 ले लेते हैं। अब यदि ये ज्यादा दिया हुआ रहता, तो अब इसको 9600 को पार्ट वाइज तो ब्रेक करने में तो हो सकता है एग्जाम का टाइम खत्म हो जाए, है ना, एक ही क्वेश्चन में। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से, तो इसको ना प्राइम के एक्सपोनेंट में लिख लो। अब 9600 को प्राइम कर, तो पहले तो 100 बाहर कर लो। याद करो हमने बैच में नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछा था, कितने थे डिवाइजर्स, 48 बोल रहे थे क्या, ठीक है। तो 2 का पावर 100 बाहर कर लिए, तो 100 से बाहर आते ही 2 का पावर 5 इंटू 3 बच गया, यानी 96, और 100 वाला 2 आया, है ना। तो ये आ गया आपका, लिख सकते हैं ना इसको प्राइम के एक्सपोनेंट में, वो चाहो तो दो 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 करके भी हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका, क्लियर है यहां तक ना। अब हमें ये क्या देखना है, देखो एक्स वाई जेड जो होगा बच्चों, एक्स में या वाई में या जेड में, या तो 2 का कुछ पावर आएगा, या 3 का कुछ पावर आएगा, या 5 का, कभी 7 का तो नहीं आएगा, कभी अपना पावर तो नहीं आएगा उसमें। तो 2, 3, 5 में हम लिख लेते हैं, है ना। तो लेट, अब इसको किस तरीके से करोगे, लेट x इज इक्वल टू 2 का पावर अल्फा 1, 3 का पावर बीटा 1 और 5 का पावर गामा 1, यही रूल चलेगा, ठीक है। अलग अलग ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 का पावर अल्फा 2, 3 का पावर बीटा 2 और 5 का पावर गामा 2। देखो बच्चों, जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी मेथड से सोल्व हो पाते हैं, क्योंकि उसमें छोटा नंबर नहीं दिया जाता, इसलिए ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये भी उसी तरीके से, ये हम अपना सारा माने हैं, 3 का पावर बीटा 3 और 5 का पावर गामा 3, यही है ना। तो अब देखो यहां से यदि हम पुट कर देते हैं, यानी x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 2 का पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू 3 का पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इंटू 5 का पावर गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3, यही होगा ना। ये तो एज यूजुअल मेथड है, जितने भी मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ऐड हो जाएगा। नाउ एज पर क्वेश्चन हमारे पास 2 का पावर क्या लाना है, 2 का पावर, ये तो आया है, ये तो हमेशा आएगा, लाना तो 7 है ना बच्चों, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 7। और अल्फा जो है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जीरो भी तो हो सकता है ना, 2 का पावर 0 भी तो एक फैक्टर होता ही है। तो यानी अल्फा आई 0 से शुरू हो रहा है, 0 से कहां तक, 7 तक जाएगा बस। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, यानी नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो देखो 1 2 3 है, सब में 3 है, इसका मतलब 7 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 9c2 हो गया ना, 9c2, ठीक ना। बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 क्या हो गया यहाँ, अच्छा 1 लाना है, तो इसमें क्या हो गया,
इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया, आर तो 3 है, एन 1 है, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो ये आपका हो गया 3C2, ठीक है। और गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 इज इक्वल टू 2 लाना है, तो यहां से 2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो यहां से 4C2 हो गया। क्लियर, तो 4C2 यानी टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज क्या हो जाएगा 9C2 इंटू 3C2 इंटू 4C2, है ना, 3C2 इंटू 4C2, तो 9C2 कितना होता है बच्चों, 9C2 दैट इज 36 इंटू, अच्छा ये 6 लिख दिए ना, 3 होगा और 4, अच्छा ये चलो एडवांस में हो जाता, 4C2 6 होता है ना, तो अच्छा 36 इंटू ये कितना हो गया भाई, 36 इंटू 36 तो याद है भाई 12 का 96, उसका आधा कर देते हैं, तो 12 का 96 यानी 648, आसान है ना, बहुत आसान है। तो जब भी बच्चों यदि कोई ज्यादा बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा तो आज हम क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उससे आसपास की थ्योरी से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ही साथ मार्च एडिशन के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है यदि आप इसको अच्छे से समझ लो तो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे देखते हैं, क्लियर, आगे देखो। अब इसमें यदि हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें इस तरीके से ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन भी आपने देख रखे हैं बच्चों, जैसे क्रिकेट टीम होता है, कुछ ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं, बॉलर और बैट्समैन तक ही मैं जानता हूं, वो किसी प्लेयर जैसे धोनी की वजह से विकेट कीपर भी नाम आया था, है ना। तो यहां पर वैसे ही ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन जो है ना, कुछ में से लेना है और बचे हुए कुछ को कुछ में से लेना है, मतलब इतने में से इतने को सेलेक्ट करना है, इतने में से इतने को सेलेक्ट करना है, टोटल यही केस चलता है। तो अब देखो इसमें क्या है, देयर आर 6 इंडियंस, 6 इंडियंस हैं और 8 फॉरनर्स हैं, ये 8 थोड़ा ज्यादा स्टाइल नहीं लग रहा है, 8 फॉरनर्स है ना, तो 6 इंडियंस और 8 फॉरनर्स है। अब हमें क्या करना है, एक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड हैविंग एटलीस्ट 2 इंडियंस एंड द नंबर ऑफ फॉरनर्स आर ट्वाइस ऑफ इंडियन, यानी कम से कम 2 इंडियन लेने हैं और जितने इंडियन लोग हैं ना उसके डबल फॉरनर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि एक केस लेना है जिसमें 2 लें इंडियन, तो ये वाला ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, डबल दिया हुआ है ना। यदि ये 3 लेते हैं, कम से कम 2 लेना है ना भाई, तो ये हो जाएगा 6, यदि ये 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 8। अब यदि ये 5 ले ले, इंडियन 5 ले ले, तो फॉरनर तो 10 होने चाहिए, वो तो होगा नहीं, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 ही इंडियन लिया जा सकता है ना। तो रिक्वायर्ड वेज आंसर आ जाएगा, है ना। बस इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो, रिक्वायर्ड वेज क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेज 6 में से 2 इंटू 8C4, है ना, प्लस 6 में से 3 6C3 और 8C6, और फिर 6C4 8C8, यही ना। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, जैसे होता है ना क्रिकेटर बॉलर ये सब हम सारा ध्यान देते हैं। तो 6C2 6 इंटू 5/2 यानी 15, 8C4 जानते हो क्या होता है, मुझे भी नहीं लग रहा है पता, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 8 से 8 गया कट, अब बचा 3 से 6 गया कट, 2 बचा, तो अब क्या बचा 7 इंटू 3 इंटू मतलब 2, 7 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया 70 बोल रहे थे क्या, ठीक है। अब 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 यानी 20, और 8C2 8C6 का मतलब 8C2 8 इंटू 7/2 28 ना, ठीक है। अब 6C4 यानी 6C2 6C2 यानी 15, और ये आ गया 1, आसान है ना। अब 15 इंटू 7 जानते हो ना 105, प्लस ये कितना 560, और ये है 15, तो यहां से
1500 यानी 1600, 20 यार आ गया 1625। मैंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो ऑप्शन बी और डी दिखाई दे रहा था, ये वाला तो दिख ही नहीं रहा था। तो यानी 1625 आ गया। तो जब भी बच्चों इस तरह का ग्रुपिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि कितने में से क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेंटागन, कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स याद है ना, NC2 होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स रहेगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी याद होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स भी याद होगा। एन साइडेड पॉलीगन में क्या होता है, NC2 माइनस n होता है। और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें क्लास में करवा रखे हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। फिर इसमें एक आता है डिवाइजर का कंसेप्ट पी एंड सी में, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। डीरेजमेंट का कंसेप्ट आता है, वो भी याद रखना है। तो इस तरीके से आपको थ्योरी अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं जहां पर और रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जैसे ये है, ये तो एकदम आसान है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैंने 26 फरवरी के जो डिस्कशन किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप वहां से भी, ये है तो बहुत आसान, वहां से क्या यहीं से समझ लो अच्छे से, ठीक है। द कोएफिशिएंट एबीसी ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ डाइस। तो डाइस को थ्रो करने पर यानी ए बी सी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। यानी इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216 हो गया, ठीक। नाउ फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है ना, बी स्क्वायर सारा वही ए बी सी है। तो इसको क्यों ना अच्छे से कर ले, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब ए और सी जो है बच्चों, ए बी सी ये तो डाइस के केस है, यानी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो हमें ए इंटू सी इंटीजर ही रहेगा, तो इसका मतलब दैट इज बी मस्ट बी इवन। डी नहीं बोल रहे थे, बी बोल रहे थे, है ना, मस्ट बी इवन, बी होना चाहिए इवन नंबर। तो जब b इवन हो गया तो हम इसके बाद देख सकते हैं कि b मस्ट बी इवन का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से, दैट इज इफ b, यदि हम b 2 लिए तो a इंटू सी तो 1 हो गया, a इंटू सी 1 हो गया, तो केवल एक केस हुआ ना 1,1, और तो नहीं हो सकता। अब ऐसा तो है नहीं 2,1/2 3,1/3 1 से कम तो लेना नहीं है, डाइस के केस है। यदि b हम लेते हैं 4 तो ए सी आ गया 4, 2 मतलब 4/2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से आपका 1 4 4 1 और 2 2 यही हो जाएगा ना, 3 केस। अब यदि हम b 6 ले लिए तो यहां से ए सी इज इक्वल टू 9 आ गया, यानी 3,3 ही तो हो सकता है, 3,3 ही तो हो सकता है, कोई ऐसा तो नहीं 1,9 ये सब सोच रहा है, क्योंकि डाइस में है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए, हमारे पास टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो यानी टोटल एन ए यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हो गए बच्चों, 5 हो गया ना। तो ये हो गए 5, तो यहां से 5 हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो 5 और ये है 16, दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/216, आसान है ना। तो इस तरीके से हम यहां कर सकते हैं, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी का है बच्चों। बेसिक प्रोबेबिलिटी में आपको ना जेई मेन के क्वेश्चन या जेई एडवांस के हम अलग से PYQs ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसी लेवल का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है, एकदम बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम PYQs ऑफ प्रोबेबिलिटी जल्दी ही करेंगे बच्चों, जिसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी ज्यादा डील किया जाएगा, ठीक है। PYQs ऑफ प्रोबेबिलिटी उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन में वही आएगा, ठीक है। पहले
ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ये देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। 3344, देखो ये टोटल 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर में देखो 2 तो 3 है, 3 4 है और 2 5 है। फॉर 7 सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां से भी हमें प्रोबेबिलिटी ही वही करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 3 है 2 बार, फिर 4 4 4 है 3 बार, फिर हमें 2 बार 5 5 लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 7 डिजिट नंबर्स दैट इज NS। NS क्या हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल, 7 लोग हैं ना, जिसमें से जो रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं बच्चों कि हम इसको कैंसिल आउट करके करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना लास्ट में अपने आप कटता है ना। फिर फेवरेबल केस कितना हो गया, फेवरेबल के लिए हमें क्या देखना है, इवन होना चाहिए, है ना। फेवरेबल केस का मतलब डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2 का मतलब हमारे पास यहां पर कुछ भी हो, लास्ट पोजीशन पर 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 ही है जो लास्ट पोजीशन पर, या तो लास्ट पोजीशन पर 5 होगा या 3 होगा या 4 होगा, जिसमें 4 रखने से ही वो डिविजिबल बाय 2 हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो इन 6 को कर देना है ना, यानी एन ए फेवरेबल केस दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 था और 4, देखो 3 था, 1 फिक्स हो गया, तो इसका मतलब 2 हो गया 4 और 2 तो हो गया 5, ये है ना। ये क्यों 2 फैक्टोरियल लिखा भाई, 1 तो 4 फिक्स हो गया इस वजह से, ठीक है। दैट इज प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 2 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 2 2 3। जो कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों उसको कैंसिल आउट करके सीधे आंसर कट गया कट गया कट गया, 6 7 बचा, यहाँ 3 बचा, तो आंसर आ गया 3/7, ठीक है, 3/7। आसान है ना। तो इस तरीके से हम इस तरह के बेसिक क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, एकदम आसानी से इसको सोल्व कर लेना है बच्चों। क्लियर है। मुझे पूरी उम्मीद है ये सब आपने सारे एग्जाम जिसका भी जिस शिफ्ट में जो पेपर आया होगा वो सारे सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि ये सब बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते हैं बच्चों। तो उसको हम बार बार क्या बोल रहे हैं, PYQ जो प्रोबेबिलिटी में सारा कर लेंगे, बेसिक आता है, ठीक है। ज्यादा उसमें कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेज थ्योरम यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा यूज होते रहता है, तो 12th में भी वो हम करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में। अब देखो आगे, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिया और वही क्वेश्चन आ गया। ए फेयर क्वाइन इज टॉस्ड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। फेयर क्वाइन है, फेयर क्वाइन का मतलब समझ रहे हो, फेयर क्वाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल है। जहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो और एक भी अनफेयर वाला क्वाइन ना हो। अनफेयर का मतलब वो दिया हुआ रहेगा तो उसमें हमें अलग से केस लेने होंगे, ठीक है। तो सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए और डिफरेंट ट्रायल्स होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट ट्रायल्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। A fair coin is tossed a fixed number of times and probability of getting 7 heads। देखो प्रोबेबिलिटी जो है 7 heads की, मान लिया जाए probability to get 7 heads is equal to probability of getting 9 heads, है ना, 9 heads ये है। अब देखो मान लिया जाए किसी को n बार थ्रो किया गया, किसी को मतलब किसी क्वाइन को 9 बार मतलब n बार थ्रो किया गया, तो 7 बार हेड आया, तो 9C7 या NC7,
ठीक है, गलत हो गया ना, NC7 n बार फेंका गया ना, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हम मान ही नहीं लिए, हम नंबर ऑफ ट्रायल्स ये ही हमें निकालना है, दैट इज n, नंबर ऑफ ट्रायल्स n ले लिए, ठीक है। तो NC7 1/2 होता है हेड का, तो 1/2 टू द पावर n-7 टेल आएगा। वैसे ये थ्योरी के लिए है, बाकी तो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर सेम होते हैं ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वही टोटल आएगा। और ये वाला जो है NC9 1/2 का पावर 9 और 1/2 का पावर n-9 यही आएगा ना। तो यहां से 9 ज्यादा लेंदी हो गया। अच्छा, तो देखो यहां से आ गया NC7 इज इक्वल टू NC9, दैट इज n इज इक्वल टू 7 + 9 दैट इज 16 आया ना। तो n तो 16 आ गया। प्रॉपर्टी तो याद है ना, इसमें साथ ही साथ ये सारा प्रॉपर्टी भी आपको याद रख लेना है। NCR इज इक्वल टू NCn-R, NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू n+1 CR+1, NCR-1 n-R+1 अपॉन R। ये तीन प्रॉपर्टी आपके बहुत ही यूज होते हैं हमेशा, चाहे बाइनोमियल कोफिशिएंट के रिलेटेड, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो होते हैं, उसमें ये तीन अलोंग विथ दिस, ये तो एक अलग से सेकंड वाला फॉर्मूला है, वो हमने नहीं लिखा क्योंकि यहां तो लिख ही दिया था। तो n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 हेड्स दिस इज इक्वल टू, अब पता चल गया कितने बार, तो 16 में से 2 बार फेंका गया, हेड आना चाहिए। तो 1/2 का पावर 2, इसका मतलब 14 टाइम्स टेल आया होगा। भाई 16 बार किसी फेयर कॉइन को थ्रो किए, 2 बार हेड आया, नेचुरल सी बात है 14 टाइम्स टेल आया होगा। जहां पर भी सक्सेस होता है बगल में फेलियर जरूर होता है बच्चों, हर जगह यही होता है। जैसे रियल लाइफ मोटिवेशन क्या होता है, हम लोग ऑफलाइन में थे या ऑनलाइन में कहीं पर भी, जैसे बोलता है ना कि कोई मतलब इंक्वायरी आती है, पूछते हैं कि कितने बच्चे पास हो गए, जनरली पूछा यही जाता है कि कितने पास हुए, बड़ा सोसाइटिकल इफेक्ट होता है, लोग यही पूछते हैं, है ना। मतलब तो हमसे पूछे कितने पास हुए, तो मैंने बोला 60 पास हुए, हमने ये बताया ही नहीं कि 600 फेल भी हुए थे। इन जनरल, चूंकि उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं है। तो जहां सक्सेस, जैसे अब मान लिया जाए कॉमन सेंस है कि किसी सिक्का को हमने उछाला 16 बार, 2 बार हेड आया, तो सुनने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा 14 टाइम्स तो टेल आया होगा, है ना। लेकिन वो चाहता नहीं है सुनना, या उसको ज्यादा अपने आप में समझ होती है, उसको पता होता है, इसलिए वो पूछता नहीं है। लेकिन जहां पर भी होते हैं बच्चों, दोनों पहलू होते हैं, है ना। सक्सेस हो रहा है तो फेलियर भी होगा। अब हम किसको माने किसको ना माने, वो ध्यान देना होता है। जैसे होता है ना रियल लाइफ मोटिवेशन में, कि यदि हम जिसको भी टाइम देते हैं बच्चों, कंटेंट बेस को टाइम देते हैं या किसी दूसरे को टाइम देते हैं, तो वो सारा हमें इसमें ध्यान देना होता है कि किसको टाइम दे हम, किसको जिसको टाइम दोगे वही आपका अपना बन जाएगा बच्चों। यही रियल लाइफ होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें नॉलेज किसी दूसरे साइड का है और हम ये दूसरे साइड वाला पास हो जाएंगे। मैं अपने टाइम में ना अपने आप को बड़ा बेवकूफ़ होता था, अभी भी मैं मानता हूँ, मुझे ज़्यादा कलर्स के नाम नहीं याद हैं, ज़्यादा फ्रूट्स के नाम नहीं याद है, वेजिटेबल्स के भी नहीं याद है नाम, ये सब ज़रूरत नहीं हुई एक्चुअली। मतलब आईआईटी करके थोड़ा गांव बैकग्राउंड का था, तो घर के काम में किया नहीं, या मतलब हमसे करवाया नहीं गया और हमें आता भी नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता, मैं पर्सनली सोचता हूँ ऐसा कि यार यदि मैं वो वाला सीख लिया, मुझे 4 वेजिटेबल्स से 25 वेजिटेबल्स का नाम याद हो गया, तो हो सकता है जो 21 वेजिटेबल्स के अलग से नाम याद हुए, हो सकता है उसके एवज में मैं 20 फॉर्मूले यहाँ का भूल जाऊंगा। और जब यहाँ का भूल जाऊंगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। सोसाइटिकल जानते हो ना, इमेज खराब हो जाती है, कोई टीचिंग लाइन में रखता नहीं है, हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो ऑनलाइन है ना, इसलिए स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि एक ही लेक्चर 10 बार रीटेक लेके पूरा हुआ है या सिंगल में पूरा हुआ है ना। ऑफलाइन में तो क्या होता था भाई, क्लास में गए,
वहाँ सारे बच्चों को आइडिया होता था कि इसको आता है, इसको नहीं आता है, क्योंकि ये बुक लेके आता है कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स ऑफलाइन में होते थे। ऑनलाइन की हैबिट क्या होती है, अब जैसे हम मूवी देखते हैं, है ना, कोई भी है, वहाँ पर अलग अलग जेंट्री, अलग अलग टाइप के कैमरे होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के कैमरे होते हैं, ये इधर से साइड है, इधर से साइड है। हो सकता है उसके बावजूद किसी एक पर्टिकुलर मतलब सीन के लिए 10 रीटेक लेने होते हैं। तो उसी का थोड़ा सा कमाल अपने ऑनलाइन वीडियो में भी होता है बहुत सारे जगह, है कि नहीं, कि जैसे ही कुछ कुछ लिखते गए भूल गए, रीटेक, अब फिर से। तो वहां टेक्निकल कितना अच्छा होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता, या पता करना नहीं चाहता है वो, है ना। क्योंकि बेसिकली आपको अपने, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए भाई, जरूरी नहीं है भाई, आपको वो इनग्रेडिएंट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मेन वो पर्पस है। अब वो खुद से दे रहा है, पढ़ के दे रहा है, समझ के दे रहा है, उसके बाद समझा रहा है, इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो पर्सनली आई फील कि ऑनलाइन में सीनियर जूनियर में उतना डिफरेंस ही नहीं होता, है कि नहीं। सीनियर जूनियर उतना नहीं होता जितना ऑफलाइन में, तो बहुत डिफरेंस होता है भाई, बहुत डिफरेंस होता है। इस वजह से उल्टा केस हो गया है ना, मतलब थोड़ा सा कोविड इफेक्ट इसमें बहुत है। जो सीनियर थे, सीनियर का मतलब 15 साल से 20 साल से एक्सपीरियंस, वो एक ढर्रे पर पढ़ा रहे थे, वो चले गए, मैं भी आता हूँ। और एक ऑनलाइन वाले जो जस्ट 2 साल, 1 साल, 3 साल से इस फील्ड में थे या आ ही रहे इस फील्ड में, है ना, लेकिन वो अच्छा कर गए, क्योंकि वो नए हैबिट को तुरंत सीख गए, है ना। सामने वाला कोई देख ही नहीं रहा है कि इनको आता कितना है या पढ़ाते क्या है, थोड़ा सा ये, क्योंकि देखो रियल फैक्ट क्या है बच्चों, पर्सनली मैं ये सोचता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स कितने होते हैं, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर्ड विथ नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो जब नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अच्छे रैंकर्स बहुमत में हैं, तो इंडिया तो बहुमत से चलता है ना, तो हर जगह वही मिलेंगे। एंड लाइक डिजॉल्व्स लाइक, केमिस्ट्री में बोला जाता है, और फिजिक्स में टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर जगह से कंसेप्ट को मिला के ये समझ में आया कि बहुमत से कुछ नहीं होता है बच्चों, क्योंकि बहुमत तो फेलियर का होता है। बहुमत किसका होता है, फेलियर का होता है। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, हम बोर्ड को इसमें नहीं कंसिडर कर रहे हैं। बोर्ड का मतलब होता है वो लिटरेसी डेटा को डिटरमाइन करता है, उससे हमें ना लोन मिलता है वर्ल्ड बैंक से और कुछ करने को मिल जाता है। बाकी कंपटीशन से आप अपने लेवल पर जाते हैं, बोर्ड से आपका कुछ नहीं होता इन जनरल। वो बहुत पुराना जमाना था कि बिट्स पिलानी वगैरह या अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन होता था, लेकिन उसमें पॉपुलेशन कम थे और मार्क्स भी इतने नहीं आते थे। अब तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसलिए वो क्राइटेरिया हटा लिया गया है, ठीक है। तो आपको मेन कंपटीशन पर ध्यान देना है, क्लियर है बच्चों। अब हम इस तरह की बकवास अब ज़्यादा नहीं करेंगे, और भी तो क्वेश्चन करना है, और आपके पास टाइम कम है। जब टाइम ज़्यादा होगा तो इस तरह की बकवास की बातें हम बहुत करते रहते हैं ना, इन जनरल टाइम होना चाहिए उसके लिए ना। अभी तो हमारे पास 15 मार्च को फिर से जेई मेन हो गया है, ये बड़ा दिक्कत है, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो ये आपको ये ध्यान देना है। तो 16C2 यहाँ पर थे ना, 16 इंटू 15/2, तो कितना आ गया ये 16 इंटू 15/2 और 1/2 का पावर 16, तो मुझे लग रहा है ना आंसर क्या आ गया है 15/2 का पावर कितना 13, है ना, 15/2 का पावर 13, यही आ गया है ना, 8 16 13, एकदम सही। देखो आसान है कि नहीं भाई, बहुत आसान है ये सब कंसेप्ट, है ना। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आसान ना, प्रोबेबिलिटी का कोई सेगमेंट ही नहीं है। दो केस ये बाकी हम और अच्छे क्वेश्चन PYQs में तो बार बार बोल रहे हैं करेंगे ही बच्चों, क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स इन विच सम ऑफ डिजिट इज 10, सम ऑफ डिजिट 10 दिया हुआ है, लेकिन सम ऑफ डिजिट 10 का मतलब थोड़ा सा घोटाला ये है कि 3 ही डिजिट यूज करना है।
तो 1+2+3+1+2+3 ऐसे करोगे तो सम ऑफ वाला नंबर वाला तो नहीं लगा सकते ना, तो वो वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगाना है। लगा सकते हो लेकिन डेरिवेशन देखना होगा उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर वो अच्छा नहीं है। तो अब हमें सम ऑफ डिजिट्स 1 2 3 यूज करना है, और ऐसा यूज करना है, 7 डिजिट नंबर है ना, 7 डिजिट नंबर है, तो हमें ऐसा लेना है कि सम ऑफ डिजिट 10 आए। तो देखो पॉसिबल केसेज, ये ना एग्जैक्ट यही क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, पी वाई क्यूज ऑफ एडवांस, ये सेम क्वेश्चन, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जल्दी में आया है, 2010-11 में आया है, 2010 या 2011 में ये वाला क्वेश्चन पी वाई क्यूज ऑफ एडवांस में आया हुआ है बच्चों, है ना। तो पॉसिबल केसेज है, ये क्या है, 1 1 1 1 1, हमें देखो 10 चाहिए है ना, तो 7 लेना है, तो 5 बार ये ले लिए और 2 और 3 ले लिए, देखो 10 हो गया ना। सम ऑफ डिजिट 10 होना चाहिए, 10 ये नहीं, तो देखो 5 + 5 ये हो गया, सम हो गया 10। और क्या ले सकते हो, देखते हैं, 1 1 1, अच्छा अब 2 2 और ले लेते हैं, 2,2,2,2,2, ये हो गया 11 हो गया भाई, ये है ना, कितना हो गया, 11 हो गया। चलो मिटा देते हैं, ये बोर्ड अच्छा है ना, गलत होने पर मिट जाता है भाई। ये हो गया 4 और हाँ 10 हो गया है ना, इसका भी समेशन, यानी ये 2 केस आया है। अब जरूरी नहीं है कि 3 बुरा मान जाएगा कि भाई मुझे तो यूज ही नहीं किया, केवल 1 या 2 या 3 को यूज करके, जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी तीनों को यूज करके हमें 10 लाना है, ठीक है, तो वो देख लेना है। तो यहां से इसका दैट इज ये कितने तरीके से अरेंज होगा, अरेंज होना है ना इधर उधर इधर, तो टोटल 7 है जिसमें से 5 अलाइक है, तो ये हो गया 7 × 6 यानी 42। और ये देखो ये क्या है, टोटल 7 है जिसमें से 4 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं, तो ये हो गया आपका 35। 35 हुआ ना, ठीक है हुआ होगा, और क्या, देखो 7 × 6 × 5, 4 फैक्टोरियल तो कट गया 6 से, अच्छा 35 एकदम से। तो ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस। सो टोटल क्या हो गया, 42 + 35 दैट इज 70 का 7। जेई में आया हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। जेई में आया हो, जो आ जाते हैं वो बड़े आसान होते हैं, जो आने वाले होते हैं वो ना टफ होते हैं भाई, है ना, कॉमन सेंस है, क्योंकि जो आ गया है उसका तो सोल्यूशन मार्केट में लोग बाग इतना जबरदस्ती दे दिए हैं कि देख देख के ही सारा याद हो जाएगा। इसीलिए तो PYQ अच्छे भी होते हैं, सोल्यूशन रहते भी हैं, बस उसको अच्छे से कोई समझा दे और अच्छा हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखो ये एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है, तो बाइनोमियल में हमें कुछ कुछ ना डायरेक्ट याद रखना है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जानते हो ना, NCR इज इक्वल टू NCN-R, दैट इज 30C0 बोलो या 30C30 बोलो, है ना, जीरो के पहले 3 लगा दिए, नीचे में सेम रह गया है ना, दैट इज हमें यहां से ये क्या आ गया क्वेश्चन, 30 इंटू यानी 30C1 आ गया ना, ये वाला 30C1 प्लस 2 इंटू 30C2 आ गया, 3 इंटू 30C3 आ गया, एंड सो ऑन, लास्ट क्या है 30 इंटू 30C30 आ गया, यही ना, आया कि नहीं, ये हमें, तो ये देखो बच्चों डायरेक्ट होता है, ये बताना है क्या होगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए क्या करना होता है, देखो 1 + x⁴n ले लेते हैं, ये तो कंसेप्ट आपको पता है ना, 1 + x⁴n ले लिया, तो ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, NC0 NC1x NC2x² एंड सो ऑन NCnxn, ये है ना। तो इसी में सारा काम कर के, जैसे कहीं पर डायरेक्ट सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है
तो वो याद रखना है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है तो वो याद रखना है, हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ ना कोई डिजिट मल्टीप्लाई करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे इस लाइन को, हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई डिजिट डिवाइड करना है तो इंटीग्रेट करने से पावर नीचे आ जाता है ना, एक इंक्रीज होके, तो वही हमें सारा ध्यान देना है ना। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया nc0 प्लस nc1, ये सब मैं डायरेक्ट थ्योरी बता दे रहा हूं है ना, 2 का पावर n है। x के जगह पर यदि -1 रखोगे तो -1 रखने से क्या होगा, अल्टरनेट ना, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन, दिस इज 0। वो हम लास्ट वाला क्यों नहीं लिखे हैं भाई, हमें n पर पता नहीं है ना कि n ऑड है या इवन है तो लास्ट वाला प्लस होगा या माइनस, वैसे -1 टू द पावर n आप लिख सकते हो है ना, दोनों एक ही चीज है, तो ये एक जैसा हो गया है ना। अब यदि इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया nc1 प्लस 2 इंटू nc2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू nc3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट वाला देखो क्या आ रहा है n इंटू n इंटू n इंटू ncn एक्स का पावर n माइनस 1, और इसमें यदि x इज इक्वल टू 1 रखोगे बच्चों, इसमें यदि x इज इक्वल टू 1 रखे तो कितना आ गया n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 है ना, ये क्या आ गया nc1 प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 एंड सो ऑन, यही लाना था ना हमको, देखो तो यही एक रिजल्ट हमें लाना था। nc1 देखो यहां वही है, nc1 2 इंटू nc2 यही लाना था ना, तो यहां से दैट इज यहां से हमारे पास क्या आ गया n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, तो ये क्या आ गया 30 इंटू 2 टू द पावर 29 आया ना, तो इसका मतलब n आ गया हमारे पास 30 और m आ गया दैट इज n इज इक्वल टू 30, m इज इक्वल टू 29, तो आंसर m प्लस n बताना है, यानी m प्लस n 49 हो गया, आसान है ना। तो आपको वो सब तो आंसर के लिए तो ठीक है, ये सीधे याद रख लेना है, यानी ये सब आपको डायरेक्ट ध्यान देना है बच्चों, इसमें क्या रखना है, डायरेक्ट ध्यान देना है। यदि इसमें x के जगह पर फिर माइनस रखते है ना, यदि इसमें x के जगह पर -1 रखते तो फिर से nc1 माइनस 2 टाइम्स nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3 एंड सो ऑन, ये फिर से 0 आ जाता। और यदि इस लाइन में है ना, इसी लाइन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई डिजिट डिवाइड में करना होगा है ना, जैसे इस लाइन को यदि हम इंटीग्रेट करते हैं है ना, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू x, कहां से कहां 0 से x में यदि इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 सॉरी n प्लस 1 फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो यहां से क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अब nc0 x प्लस nc1 एक्स स्क्वायर बाई 2 nc2 एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन है ना। तो इस तरीके से अब हम यहाँ लिमिट रख देंगे 0 से x, यानी यहां से क्या आ गया आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब x के जगह पर 1 रख ले, x के जगह पर -1 रख ले, x के जगह पर 2 रख ले, तो सारा यहां से बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड कम से कम जेई मेन से रिलेटेड आपके आंसर सारे आ जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, एकदम अच्छे से इसको याद रखना है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आपका पूरा का पूरा याद रखना है, और बाकी इसके मिडिल टर्म कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r यानी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये सब तो आपको अच्छे से याद होगा। क्लियर है बच्चों? तो आज हम
सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब जो पुराना हुआ था उसको हटाने के बाद बाइनोमियल पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन लेके अलजेब्रा लाए थे, यहीं पर कंक्लूड करते हैं हम इसी तरीके से एक अच्छे लेक्चर के साथ। अब आपका देखो डिफरेंशियल कैलकुलस, उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिया था। डिफरेंशियल कैलकुलस किया था ना, क्योंकि याद होगा पिछले हफ्ते हमारा एक लेक्चर फरवरी एडिशन के डिफरेंशियल कैलकुलस पर आया था। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस के 2 लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है इनडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो होने के बाद उसके 2 लेक्चर आएंगे, क्योंकि देखो यदि हम 6 पेपर की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में 180 क्वेश्चन आए हैं, तो कम से कम 40 क्वेश्चन तो बच्चों 180 क्वेश्चन में केवल इंटीग्रल कैलकुलस से आए हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो अगला लेक्चर हमारा उसका आने वाला है। तब तक के लिए बच्चों स्टडी करते रहो और ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।